हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। तो आज हम लोग इसके प्रारंभिक सेक्शंस को बात करेंगे। प्रारंभिक सेक्शंस में है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जिसको बोलेंगे धारा 1 और धारा 2। इन दोनों धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 1872 का अधिनियम संख्यांक है 9, 9वां अधिनियम संख्यांक है भारतीय संविदा अधिनियम। और 25 अप्रैल 1872 को ये इनेक्ट हुआ था। ठीक ना, ये इनेक्ट हुआ था, अधिनियमित हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिनियमित हुआ था। अब इसकी उद्देशिका क्या कहती है? इसकी उद्देशिका ये कहती है कि जो संविदाओं से संबंधित विधि हैं उनके कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना ही समीचीन है। ये उद्देशिका इसका कहता है। अब प्रारंभिक में 2 धाराएं आती हैं, और वो 2 धाराएं जो हैं वो अधिकांश जितने भी बेयर एक्ट होते हैं उन सारे बेयर एक्ट में पहले 2 धारा अधिकतम यही होते हैं। पहला धारा बात करता है संक्षिप्त नाम के बारे में, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। और दूसरा धारा बात करता है निर्वचन खंड या फिर हो गया परिभाषाएं हो गए, तो इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला संक्षिप्त नाम से। तो संक्षिप्त नाम में है यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। मतलब इसका नाम क्या होगा? भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब विस्तार, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो है ये पहले था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले था। अब क्या है कि संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक ना। और ये जो एक्ट है जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये लागू हुआ है, उसके पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख था, ठीक ना, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख था। लेकिन यहाँ पे एक अधिनियम आया था, एक्ट 34 ऑफ 2019, जो अधिनियम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक ना, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के बाउंड्रीज को कम किया गया और वहाँ से लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित बनाया गया। तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में, और एक्ट नंबर था एक्ट 34 ऑफ 2019, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो तब से इस अधिनियम का, भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर हो गया है। ठीक। और देखिए, यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ठीक ना। प्रारंभ कब से हुआ है? 1 सितंबर 1872। ठीक ना, 1 सितंबर 1872। अब देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। व्यावृत्ति, व्यावृत्ति क्या होती है? सेविंग्स, कि ये किन चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, किन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं करेगा, उन बारे में बात करता है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात तद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ि पर, अथवा किसी संविदा के किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक ना। तो इन चीज़ों पे ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें थे? स्टैट्यूट थे, अधिनियम थे, विनियम थे। ठीक। इनके उपबंधों पर, व्यापार प्रथा रूढ़ि, व्यापार की जो प्रथा रूढ़ि है उनके ऊपर, या फिर संविदा की किसी प्रसंगति के ऊपर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगी, जो कि इस उपबंधों से, जो इसके उपबंध है उससे असंगत नहीं है तब। ठीक ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं निर्वचन खंड के बारे में। तो निर्वचन खंड देख लिया जाए। निर्वचन खंड में ये इसी को डेफिनेशन क्लॉज भी कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक ना। तो चलिए, निर्वचन खंड में हमारा पहला जो परिभाषा है वो है प्रस्थापना का, कि प्रस्थापना कब होता है, कब कहा जाता है कि प्रस्थापना हो रहा है। उससे पहले इस वर्डों को जान लेते हैं। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। तो देखिए, जब तक संदर्भ इन विषयों पर हो तभी इनकी डेफिनेशन लागू होगी। अगर इनके विपरीत विषय हो, ठीक है, इनके प्रतिकूल आशय प्रतीत हो रहा है
कि ये सब जो भी बातें कही जा रही हैं इससे रिलेटेड नहीं है, तब उसका मीनिंग दूसरा होगा। लेकिन अगर ये सब यही बातें हैं तो इनका मतलब वही होगा जो यहाँ पे बताया गया है। देखिए इन शब्दों पे उतना जोर ना डालें, फिर भी एक बार चलेगा। आगे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा पहला डेफिनेशन आता है प्रस्थापना का। किसका आता है? प्रस्थापना का। तो प्रस्थापना क्या होता है? देखिए, जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। तो इसमें कितने सारे पॉइंट कवर हुए हैं, इन बातों को समझिए। पहली बात, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ठीक ना, एक व्यक्ति किसी बात को करने या प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी अन्य को, ठीक ना, किसी अन्य को। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने पर्सन हुए? 2 पर्सन हुए, 2 पर्सन्स, 2 व्यक्ति हुए, 2 व्यक्ति, ठीक। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है? रजामंदी की, अपनी रजामंदी मतलब अपनी विलिंगनेस को बता रहा है। दूसरा पॉइंट, पहला था आपका 2 पर्सन्स, दूसरा पॉइंट है रजामंदी, रजामंदी बताना। फिर तीसरा पॉइंट है एक्ट और ओमिशन, जिसको इसमें किस भाषा से बोला गया है? करने या करने से प्रवृत्त रहने, ठीक ना। इसको और क्या बोल सकते हैं? कार्य या लोप, कार्य या लोप, ठीक ना। अब देखिए इतना पॉइंट हो गया। किस दृष्टि से वो बताता है, संज्ञापित करता है कि ऐसे जो कार्य या लोप, करने या करने से प्रवृत्त रहने का जो कार्य या प्रवृत्त रहने के प्रति जो अन्य व्यक्ति है उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर सके, तब उसे क्या कहलाएगा? कि प्रस्थापना कर रहा है, करता है, यह कहा जाता है, ठीक ना। कुल मिला के इस पॉइंट को आप समझ गए कि 2 पर्सन से, पहला और दूसरे, ये अपने विलिंगनेस को दूसरे पर्सन को कुछ कार्य करने या लोप करने को बोल सकते हैं। कार्य नहीं करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बोलता है और इस आशय से बोलता है कि जो दूसरा व्यक्ति है इस कार्य या लोप के प्रति अपनी जो अनुमति है उसको अभिप्राप्त कर सके, तो क्या कहलाएगा? प्रस्थापना कहा जाएगा। चलिए, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे परिभाषा में चलते हैं कि वचन क्या होता है। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन बन जाती है। कुल मिला के देखिए, थोड़ा सा टिपिकल लाइन है, इसमें कुछ नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पे 2 पर्सन देखिए, पहला और दूसरा पर्सन, दूसरे पर्सन को वो कार्य या लोप करने के लिए कहता है, दूसरा पर्सन उस कार्य या लोप पे अपनी अनुमति अभिप्राप्त करता है। जैसे ही ये दूसरा व्यक्ति जो है अपनी अनुमति अभिप्राप्त कर देता है इसके प्रस्थापना पर, पहले व्यक्ति के प्रस्थापना पर, तो क्या बन जाता है? वचन बन जाता है, ठीक ना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या वचन का फॉर्मूला एक लिखा जाता है, वो होता है प्रस्थापना प्लस प्रतिग्रहण, तो क्या कहलाएगा वो? प्रस्थापना प्लस प्रतिग्रहण होने पे वचन, ठीक। प्रोपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, इसको अंग्रेजी में इस तरीके से बोलेंगे, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे पॉइंट आता है आपका वचन के बाद वचनदाता और वचन गृहीता। देखिए, प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति मतलब जो पहला व्यक्ति प्रस्थापना कर रहा था वो कौन है? वचनदाता, वचनदाता कहलाता है। और प्रस्थापना प्रतिगृहित करने वाले व्यक्ति वचन गृहीता कहलाता है। मतलब जो दूसरा व्यक्ति जो प्रस्थापना को प्रतिग्रहण कर रहा है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? वचन गृहीता, वचनदाता, वचन गृहीता। ओके, अब देखिए घ वाला डेफिनेशन देखते हैं। इसमें किसके बारे में बात किया है? प्रतिफल के बारे में, ठीक। जबकि वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की वांछा मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं डिज़ायर, ठीक ना, इच्छा। अब वचनदाता कौन हुआ? जैसे हम लोग पहला दूसरा पर्सन देख रहे हैं तो वचनदाता ये हुआ, तो इसके इच्छा पर, पहले व्यक्ति की इच्छा पर वचन गृहीता बोले तो दूसरा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, या कोई अन्य मतलब व्यक्ति मतलब दूसरे पर्सन के अलावा मान लो तीसरा पर्सन है वो व्यक्ति,
कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है, करने से विरत रहा है। मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है कि पहले जो दूसरा पर्सन या फिर कोई अन्य पर्सन है वो कुछ कर चुके हैं, पहले ही कुछ कर चुके हैं या फिर कुछ करने से विरत रहे हैं, मतलब कुछ नहीं किए हैं इसके वांछा पर, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है। मतलब अब प्रेजेंट की बात कर रहा है, पहले पास्ट की बात किया, ठीक ना, अब प्रेजेंट की बात कर रहा है जो अभी चल रहा है। तो कुछ करेगा, अभी फिलहाल इस समय पे कुछ करेगा या फिर तीसरा व्यक्ति कुछ करेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है। मतलब दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो है, मतलब सेकंड पर्सन या फिर कोई अन्य व्यक्ति इसके अलावा क्या करते हैं कि वचन देते हैं कि हम कार्य या लोभ करेंगे, ठीक ना, कार्य या लोभ करेंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आते हैं? 3 पॉइंट आते हैं। कार्य करना, कार्य करने से प्रवृत्त रहना, क्या करना? प्रवृत्त रहना, और तीसरा था वचन देना। तो इन तीनों पॉइंट जो पहला दूसरा पर्सन में हो रहा है और तीसरा पर्सन भी इसमें कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक ना। तो ये होता है प्रतिफल। क्या होता है? इसको प्रतिफल बोला जाता है जो इसके डिज़ायर पर हो। तो कुल मिला के कितने कंसिडरेशन कब कब दिया जा सकता है? पास्ट में भी दिया जा सकता है, प्रेजेंट में भी दिया जा सकता है, फ्यूचर में भी दिया जाता है, ठीक ना, तीनों समय पे। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल कहलाता है। ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। अब चलिए हम लोग अब 5वां डेफिनेशन देखते हैं। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। तो करार क्या होता है? वचन और वचनों के हर एक समवर्ग, उसको क्या बोलते हैं? करार बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग ये वचन देखे थे धारा 2 खंड ख में। वचन का परिभाषा देखे धारा 2 खंड घ में। प्रतिफल का परिभाषा देखे। अब देखिए जब वचन के साथ प्रतिफल मिल जाता है, जब वचन के साथ प्रतिफल मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? करार। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था? हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, क्या होता है? करार। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें लिखन के आता है, वचन प्लस प्रतिफल इक्वल्स टू करार। अब आगे चलते हैं च नंबर, धारा 2 खंड च। तो इसमें क्या है? व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं का परिभाषा, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं। अब देखिए धारा 2(6), वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय ना हो शून्य कहलाता है। मतलब जो प्रवर्तनीय ना हो, इफेक्ट में ना हो, उसको क्या कह लेंगे? शून्य कहेंगे। और जो करार विधितः प्रवर्तनीय हो वो संविदा है, ठीक ना। तो कुल मिला के ये सब क्या बोल रहे हैं? करार प्लस अगर विधित प्रवर्तनीय है, विधित प्रवर्तनीय है तो वो क्या कहलाएगा? संविदा है। क्या है? संविदा है। अगर वही विधित प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक ना, ये विधित प्रवर्तनीय नहीं है तो वो क्या कहला जाता है? वो शून्य होता है, तो वो शून्य करार हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पे एक तीसरा पॉइंट आता है, वह करार जो उसके पक्षकारों में एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। मतलब ऐसा करार एक पक्ष के द्वारा प्रवर्तनीय है, दूसरे पक्ष और उसकी जितनी भी पार्टीज होंगी उनके द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है? वो शून्यकरणीय संविदा होता है, ठीक। अब यहाँ वाला डेफिनेशन देख लेते हैं, धारा 2 खंड यहाँ, जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती हैं जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई संविदा अभी बना, अभी जो संविदा बना है वो शून्य नहीं है, वो शून्य नहीं है, अभी वो वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद वो शून्य हो जाता है।
प्रवर्तनीय नहीं होता है। अभी तो प्रवर्तनीय है संविदा, लेकिन आगे जाके वो अगर प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो शून्य हो जाती है। ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले शादी की उम्र कितनी थी, 14 साल लड़की के लिए, 16 साल लड़के के लिए। फिर अभी कितनी है, 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए। तो क्या ये वाली विधि प्रवर्तनीय है? अभी नहीं। तो जो विधि प्रवर्तनीय नहीं है वो शून्य है। उसी प्रकार जो संविदा के केस में भी जो संविदा अभी प्रवर्तनीय नहीं है, भले शुरू में प्रवर्तनीय हो, लेकिन अगर अभी प्रवर्तनीय नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। ठीक ना। तो ये होता है आपके पूरे निर्वचन खंड, जिसमें हम लोग परिभाषाएं देख लिए। अब फिर आगे हम लोग अध्याय 1 से पढ़ेंगे प्रस्तावनों की सूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में। तो हम हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों भाषाओं में हम बेयर एक्ट की रीडिंग करा रहे हैं, जो कि आपकी जुडिशरी के सिलेबस में और जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेयर एक्ट से ही मोस्टली होते हैं, लेकिन बेयर एक्ट को इस तरीके से वो पूछता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। बेयर एक्ट समझने में भी थोड़ी टिपिकल जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और बेयर एक्ट को पढ़ते रहिए। इसके अलावा भी MCQs भी हम कराते हैं, तो MCQs भी सॉल्व करते रहिए समय समय पे। ठीक ना। चलिए चलते हैं आज। धन्यवाद।